जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो आज हम लोग बात करेंगे भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। ठीक है, हम लोग बात करेंगे भारत का स्वतंत्रता संघर्ष और इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनकी बात करेंगे। और ये वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता था, लेकिन हमने इस वीडियो को हम पार्ट वाइज बनाएंगे, छोटे छोटे पार्टों में 1 से 3 या 4 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, अगर एक साथ पढ़ाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग भी बोर हो जाएंगे, तो इसलिए छोटे छोटा करके हम लोग पढ़ेंगे और समझ में भी अच्छे से आ जाएगा। ठीक, तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। तो पहला अंग्रेज विरोधी जो संघर्ष था वो सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक, और सन्यासी विद्रोह का जो उल्लेख है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किया गया है। और ये क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, इसको तो आप ध्यान में रखिएगा कि सन्यासी विद्रोह का जो उल्लेख है वो कहाँ किया गया है। या फिर प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि जो बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है आनंद मठ, उसमें कौन से विद्रोह का उल्लेख किया गया है। तो आंसर क्या होगा, सन्यासी विद्रोह। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं कि 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। ठीक, दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब की, 1887 में की। और 1887 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। ठीक, कठोर होता चला गया। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि नौरोजी दत्त एवं वाचा ने धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मेन रूप से आप दादा भाई नौरोजी का नाम याद रखिएगा, साथ में दत्त और वाचा का नाम भी याद रख सकते हैं। तो इन्होंने कौन सी थियरी दी थी, धन निकास का सिद्धांत। ठीक, धन निकास का सिद्धांत, ये आप ध्यान में रखिएगा। दादा भाई नौरोजी ने धन का पलायन सिद्धांत का वर्णन अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पुस्तक तो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसको भी आप ध्यान में रख लीजिए। ठीक, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पुस्तक भी आपको ध्यान रखनी कि ये पुस्तक किसकी है, दादा भाई नौरोजी की है। ठीक, और इन्होंने धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्लियर हो गई इतनी बात। अब हम अगली बात करते हैं अगले पॉइंट से। ठीक, तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सबसे पहले जो सर्वप्रथम कौन किसने लड़ा था, ये भारतीय थे ना। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का जो चुनाव था उसको लड़ने वाले पहले भारतीयों में किसका नाम आता है, दादा भाई नौरोजी का नाम इन्होंने लड़ा था तो इनका ही नाम आएगा। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिन्सबरी से 1892 ईस्वी में चुनाव जीता था। तो लड़े भी थे और जीते भी थे। ठीक, चलिए अब अगले पॉइंट की बात करते हैं इसी क्रम में। अगला पॉइंट क्या है कि लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की थी। यह आप सबको पता है कि घोषणा कब हुई थी, 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई थी। और बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। तो एक पॉइंट की बंगाल विभाजन, ठीक है, बंगाल विभाजन का निर्णय कब लिया गया, घोषणा कब की गई, तो 20 जुलाई को। और स्वदेश उसके बाद क्या हुआ इसके विरोध में अगर कहें तो 7 अगस्त को, ठीक है, 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ था, कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। ठीक, समझ में आया। इसके बाद बंगाल विभाजन जो है, ठीक, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावित हुआ और इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस, शोक दिवस मनाया गया। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, ठीक, विभाजन नहीं चाहिए एवं बंगाल एक है आदि नारे लगाए गए। ठीक, अब यहाँ पे कांग्रेस पर कुछ विशेष टिप्पणियाँ हैं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनको भी आपको याद रखना है। ठीक, जैसे डफरिन ने कहा था
कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। किसने कहा था? डफरिन ने कहा था। ऐसे ही कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। ठीक। और अरविंद घोष ने कहा था कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। ठीक। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने कहा था। तो ये कथन आपको ध्यान में रखने हैं, इम्पॉर्टेंट है, पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नोट करके एक पॉइंट लिखा है, कोई पैसुआ की बात नहीं हो रही है, नोट मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात हो रही है, तो इसको तो आपको ध्यान से ही पढ़ना है। तो स्वदेशी आंदोलन का विचार जो है वो सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत किया गया था। ठीक। तो अगर एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा तो यहाँ से कैसे बना सकता है कि कृष्ण कुमार मित्र जो हैं उनके पत्र में किस चीज़ का जिक्र हुआ था, तो आप सब क्या बताएंगे? स्वदेशी आंदोलन का जिक्र हुआ था। और कौन सा पत्र था? तो पत्र था संजीवनी। ठीक। 1905 में। अगले पॉइंट की बात करें तो आंध्र के डेल्टा इलाके में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नेहरूजी ने पहली बार स्वराज की मांग की थी। कब? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक। इसके बाद स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीकों को लेकर कांग्रेस 1907 में सूरत अधिवेशन में क्या हुआ कि जो उग्रवादी थे मतलब गरम दल एवं उदारवादी जो थे नरम दल नामक दो दलों में विभाजित हो गए और इस सम्मेलन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं कि ये पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है, तो ये भी पॉइंट मतलब पॉइंट तो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ होते हैं ना कि संभावना बनी रहती एग्ज़ाम में आने की, तो उनको आपको ध्यान में ज़रूर रखना है। तो स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीक़ों को लेकर कांग्रेस जो है वो बट गया दो भागों में। एक तो गरम दल था और एक क्या था? नरम दल। ठीक। गरम दल को आप लोग उग्रवादी भी कहते हैं और जो नरम दल था उसको उदारवादी भी। तो ये कब हुआ? 1907 के सूरत अधिवेशन में। यही इम्पॉर्टेंट है, कब हुआ? कांग्रेस कब अलग हुई? 1907 के सूरत अधिवेशन में। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो इसकी अध्यक्षता जो है वो रास बिहारी बोस कर रहे थे उस समय। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ टैगोर या रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बांग्ला लिखा। ठीक। ये जो लिखा है गीत इन्हीं का है, रविंद्रनाथ ठाकुर का। बाद में यही गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन गया। ठीक। ये क्लियर हो गया। इसके बाद बाल गंगाधर तिलक। ठीक। बाल गंगाधर तिलक पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्राएं की। 1897 में राजद्रोह के आरोप में 18 माह की कारावास हुई। फिर 1908 में राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष की कारावास की सज़ा हुई और 1908 से 1914 तक वर्मा के माडले जेल में 6 वर्ष काटने पड़े। तो ये हो गई इनकी बात। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं कि प्लेग के समय की जातियों जो होती मतलब टॉर्चर किया जाता था उससे प्रभावित होकर पूना के चापेकर बंधुओं ठीक दामोदर और बालकृष्ण ने प्लेग अधिकारी रैंड एवं एयर्स्ट की हत्या कर दी। तो ये भाई इनकी बात हो गई। अब 1893 ईस्वी का वर्ष एक महत्वपूर्ण बिंदु, तो ये भी देख लेते हैं कि 1893 में आप सबको बताया कि वो स्वामी विवेकानंद के बारे में 1893 में एक घटना घटती है शिकागो सम्मेलन वाली। तो 1893 में स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो नगर पहुँचे। सितंबर 1893 में वहाँ पर हो रहे सर्वधर्म सम्मेलन में पहले ही दिन उन्हें 2 मिनट बोलने का समय दिया गया था। जैसे ही उन्होंने अपने वक्तव्य का संबोधन अमेरिका के भाइयों और बहनों के साथ शुरू किया, ठीक, अमेरिका के भाइयों और बहनों का मतलब ये हुआ कि जब उनको बोलने का मौका मिला, जब वो स्टेज पर गए तो कहते नहीं कि मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तो ऐसे उन्होंने कहा था कि अमेरिका के मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, यहाँ से मतलब अपने संबोधन की शुरुआत करी थी। तो भाई
एकदम माहौल बांध दिया ऐसा कहते ही, और तालियों की गड़गड़ाहट से न केवल उन्हें बल्कि भारत को विश्व के सर्वोच्च देशों में लाकर खड़ा कर दिया। उन्हें तूफ़ानी हिंदू कहा जाने लगा। तो ये बात हो गई। इसके बाद 1893 ईस्वी में 14 वर्ष के बाद योगी राज अरविंद घोष, ठीक, की भारत भूमि पर वापसी हुई। 1893 ईस्वी में उन्होंने एक लेखमाला न्यू लैम्प फॉर ओल्ड, तो ये आप याद कर लीजिए, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड किसकी है? अरविंद घोष की, प्रकाशित किया। इसके बाद 16 नवंबर 1893 को एनी बेसेंट भारत आई। वे वाराणसी शहर में रहने लगी। उन्होंने भारतीयों से कहा कि मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति से भी मैं तुम्ही लोगों में से एक हूँ, ठीक। तो ये एनी बेसेंट के बारे में हो गया। उससे पहले 1893 में एक घटना अरविंद घोष के बारे में आपने पढ़ी, फिर सर्वधर्म सम्मेलन स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़े, तो काफ़ी घटनाएं हैं। तो 1893 में महात्मा गांधी अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे में दक्षिण अफ्रीका गए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है। इसके बाद क्रांतिकारी गतिविधियों की दृष्टि से भी 1893 का वर्ष महत्वपूर्ण है। नासिक में चापेकर बंधुओं ने एक गुप्त संस्था सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टिकल्स टू द हिंदू रिलीजन स्थापित करी, और बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को वारिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र दत्त ने फैलाया। 1905 में ही वारिंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर, कौन सी? भवानी मंदिर नाम की पुस्तिका लिखी, ठीक है, भवानी मंदिर, जिसमें क्रांतिकारी कार्यों को संगठित करने के लिए केंद्र बनाने के लिए जानकारी दी गई थी। 1905 में इन दोनों ने मिलकर युगांतर, ये जरूरी है, ये आप याद रखिएगा, नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। अब अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं इसी के साथ। तो बंगाल में पी मित्रा ने अनुशीलन समिति का गठन किया, जिसका उद्देश्य था खून का बदला खून। अनुशीलन समिति, ठीक, किसने? पी मित्रा ने। अनुशीलन समिति की 500 शाखाएं खोली गईं, और अनुशीलन समिति ने हेमचंद्र दास कानून गो को पेरिस भेजा, जिसने रूसी क्रांतिकारी निकोलस सफ्रांस्की से बम बनाना सीखा, ठीक, बम बनाना इन्होंने रूस के क्रांतिकारी से सीखा था। आगे बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की। इम्पॉर्टेंट है, अभिनव भारत रिलेटेड टू विनायक दामोदर सावरकर। अभिनव भारत संगठन के सदस्य पीएन वापट बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए, ठीक। अगले पॉइंट की बात करें तो महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का जो श्रेय है वो तिलक के पत्र केसरी, इसकी लैंग्वेज मराठी थी, तो केसरी किसका है? तिलक जी का है, ठीक। और तिलक ने 1893 में गणपति एवं 1895 में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया था, ठीक। ये इतना हो गया। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही है। पार्ट 1 में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए।